बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हियर। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, आज हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर का वॉल्यूम 1 और उसका चैप्टर 5 हम पढ़ेंगे और फिफ्थ लेक्चर देखेंगे चैप्टर 1, और आज हम उसका पार्ट सी एग्जामिनेशन ऑफ प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट टू बी नोटेड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों, एक बात मैं आपको बताऊं, बेशक हम एक सिविल जज या एडिशनल सेशन जज के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन एक बात जो आप नहीं लेकिन मैं फील कर रहा हूँ वो ये है कि मकसद क्या है कि ये ज़िंदगी जो है हम इज़्ज़त के साथ कमा सकें, 2 वक्त की रोटी जो है वो हमारे पास हो, अपने बच्चों को अच्छा स्टेटस दे सकें। तो उसके लिए क्या है कि हम चाहते हैं हम अपनी तालीम के ज़रिए ऊपर आए। तो वो तालीम से ऊपर आने से क्या मुराद है कि हम जज बन जाएं, हम प्रोसिक्यूटर बन जाएं, या हम एक अच्छे वकील बन जाएं, मुआशरे में हमारी एक इज्जत हो। तो यकीन जानिए, बिलीव भी, मैं ये समझता हूँ कि अब जिस तरह से आप व्हाट्सएप के ऊपर आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, या जिस तरह से अब आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम के क्राइटेरिया को सामने रख के तैयारी कर रहे हैं, या जिस तरह अब आप हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर पढ़ रहे हैं और उसमें हम प्रैक्टिकल चीज़ें देख रहे हैं, यकीन जानिए आई एम फुली डिटरमिन्ड कि एग्ज़ाम क्लियर हो या ना हो, एटलीस्ट आप एक अच्छे वकील बन सकते हैं। तो एक आपने ये फील्ड नहीं छोड़नी और एक अल्लाह ताला से उम्मीद नहीं छोड़नी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी देगा, ज़रूर कामयाबी देगा। हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ना है एग्जामिनेशन ऑफ प्लेन। अच्छा बच्चों, शेयर किया करें चीज़ें। जब मुझे ये फील होता है ना कि शायद जो मैंने मेहनत की है वो 2-4 लोगों के दरमियान रह गई है, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। मैं कहता हूँ कि अगर मैंने अपनी फैमिली का टाइम दे के लोगों को सर्व किया है और उन लोगों से ये उम्मीद लगाई है कि वो ये मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस सब लोगों को पहुंचाएंगे, और वो नहीं पहुंची फिर मुझे तकलीफ होती है। तो उसका तरीक़ेकार क्या होता है, आप अपनी टाइमलाइन के ऊपर रूटीन में मेरे कहे बगैर लेक्चर्स शेयर किया करें। आप जो लॉयर्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें शेयर किया करें। आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे सूटेबल टेक्स्ट के साथ उसका लिंक शेयर किया करें। तो वो अगर आप में से कुछ लोग ही इसको अपने रूटीन बना लें, तो विद इन नो टाइम वो जो एक हमारा चैनल है वो हर लोग तक, हमारा पैगाम हर किसी तक जो है वो पहुंचेगा। जज़ाकल्लाह। अच्छा रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, अभी तक जो हमने पढ़ा ना वो उसको मैं थोड़ा सा रीकैप करता हूँ, ज़रूरी है आगे लेक्चर के लिए। तो रीकैप इस तरह से करूँगा कि पहले लेक्चर में तो हमने इंट्रोडक्शन देखा, हमने हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर किस तरह से तैयार करने हैं। उसके बाद हमने जो अगले 2-3 लेक्चर पढ़े वो ये थे कि हमने ये देखा कि एक पिटीशन बॉक्स होगा, उसमें वो अपना दावा डाल जाएगा, जो साइल है या जो उसका कौंसल है, या फिर वो क्या करेगा कि उसका वो जो मसलन उसका मुख्तारे आम या मुख्तारे ख़ास उसका जो एजेंट होगा वो पिटीशन बॉक्स में रख जाएगा। और अगर वो मैटर अर्जेंट है, जैसे स्टे एप्लीकेशन है ये वो, तो वो डायरेक्ट सीनियर सिविल जज को जो है वो क्या कर देगा, पेश कर देगा। अब सीनियर सिविल जज साहब ने अब जो सीनियर सिविल जज साहब या उनके जो या उनका जो स्टाफ है उसने क्या करना है, उसने अब वो जो प्लेंट है उसको क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है, उस पर कोर्ट फी वगैरह ऑब्जर्व करनी है। और उसके बाद क्या करना है कि वो जिस जज को मार्क हुआ है केस, जिस जज को मार्क हुआ है, देखें ये वो पावर थी जिसके तहत केस डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सीनियर सिविल जज साहब ने आगे किसी जज को मार्क किया है और मार्किंग के वक्त कोर्ट फीस देखी गई है और मोटी मोटी चीजें देखी गई हैं, ठीक है। अब केस जा रहा है किसके पास, अभी जो है वो यानी सीनियर सिविल जज साहब ने भी ये चीज़ें देखनी है, और वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जिस जज के सामने अब वकील ने पेश होना है
उसने कौन कौन सी चीज़ें देखनी है, उसको कहेंगे कि एग्जामिनेशन ऑफ प्लेंट, उसने उसका मुआयना करना है, उसने देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आज हमने देखनी है, और वो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये देखें, ये बाहर एक कवर लगाया जाता है फाइल के बाहर, जो प्रेजेंट की जाती है या जो पिटीशन बॉक्स में डाली जाती है। उसके बाद ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि ये इंस्टीट्यूशन के टाइम पे जो सीनियर सिविल जज ने जो काम करना है ये वो है, ठीक है, कि उसने उस केस को नंबर लगाना है, ठीक है, उसने लिखना है कैटेगरी क्या है, फैमिली ही मैटर है, सब कैटेगरी, हकमैर का दावा है किसका है, जुरिडिक्शन ऑफ केस किसकी है, रेंट की है, सिविल की है, फैमिली की है, किसकी है, डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, किस डेट को ये जो केस है वो इंस्टीट्यूट हो रहा है, ठीक है, डेट ऑफ अपीयरेंस वो लिखेगा इसमें, ठीक है, और प्रेजेंटेड बाय वकील का नाम लिखेगा, इंटरेस्टेड टू। अब अगर सिविल की बात की जाए तो आपको पता है एडमन जज और ट्रायल जज हैं, ठीक है, तो एडमन जज का नाम आ जाएगा, ट्रायल जज का नाम आ जाएगा और नीचे उसके नंबर वगैरह जो है, और जब वो फैसला हो जाएगा तो फिर कंसाइनमेंट नंबर, कंसाइनमेंट डेट वो आ जाएगी। इधर वो फ्री कैन की तरफ से अगर पहले कोई दावा है, अगर उसका फैसला हो चुका है, ये बेसिकली प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा है जो फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है वो क्या किया गया, बनाया गया। नीचे टाइटल ऑफ द केस आ जाएगा, उनका CNIC नंबर आ जाएगा, उनका सेल नंबर आ जाएगा, ईमेल एड्रेस अगर है तो वो जो है वो जो है वो यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगा। तो ये सबसे ऊपर जो डॉक्यूमेंट लगना है वो ये है, ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट कैसे देखूं इसको, उसके बाद अब ये दावा आ गया। अब देखिए आप जरा दावा, ये बेसिकली आर्डर 7 रूल 1 है कि पार्टीज का टाइटल कैसे बनाना है, उसका हेड कैसे लिखना है, ठीक है, और दावे का टाइटल कैसे लिखना है, फिर उसके बाद जनाबे आला, फिर उसमें 1 2 3 करके नंबरिंग और कंसेक्टिवली नंबरिंग के साथ और कंसाइजली उसको जो है वो नंबरिंग के साथ मेंशन करना है, ठीक है, और फिर आखिर में इस्तदा लिखनी है, और फिर इस इस्तदा के बाद ये कौंसल और पार्टी जो है वो साइन करेगी, इस फाइल में अभी साइन नहीं हुए, और तस्दीक वेरिफिकेशन जो है वो आएगी। अब आपका माइंड फौरन काम कर रहा होगा कि ये चीज़ें तो मैंने ऑर्डर 7 और ऑर्डर 8 में जो है, ऑर्डर 6 7 8 में जो है वो पढ़ी हैं, बिल्कुल आपने पढ़ी हैं। अच्छा उसके बाद फिर क्या आएगा जी, एक दरखास्त हुक्म इम्तनाई होगी, ठीक है, फिर उसके बाद दरखास्त हुक्म इम्तनाई के साथ उसका एफिडेविट होगा, फिर ये जो दीगर डॉक्यूमेंट्स वो साथ लगाएगा वो होंगे, ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या चीज़ आ गई जी उसके साथ, हाँ फ्रिस वारसान, वो फ्रिस वारसान जो है मुद्दई जो है वो लगाएगा साथ, ठीक है। आर्डर आर्डर 7 रूल 26 है, और अब रिसेंट अमेंडमेंट के बाद ये जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये जो दस्तावेजात वो साथ लगा रहा है वो एक फ़िस्त में लिख के पेश करेगा, उसके बाद जिन पे वो इन्हिसार कर रहा है, ठीक है, वो एक डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख के बताएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद फ़र्द पता बताएगा, ठीक है, उसके बाद वकालतनामा लगाएगा, उसके बाद फ़र्द तलबाना, ये जो 1 रुपए की कोर्ट फ़ी लगाई है ये असल में उसने क्या किया है, तलबाना अदा किया है, ठीक है, और ये DFA लगाएगा, उसका समन नोटिस जो जाना है वो साथ, रजिस्ट्री ऑफ नोटिस जो है वो क्या करेगा, वो साथ लगाएगा, ठीक है। अब बच्चों मेरी बात सुनो ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं इनमें से हर डॉक्यूमेंट का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई ना कोई पर्पस है, इसकी कोई ना कोई प्रोविजन है, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या कर चुका हूँ, मैं इसके ऊपर जो है CPC के ऊपर ऑर्डर 6 7 8 के ऊपर डिटेल्ड लेक्चर दे चुका हूँ, आप लोगों को डिटेल्ड लेक्चर दे चुका हूँ। अगर आप वो सुन लो तो आपके ये हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर भी हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी भी बन जाएगी, आप एक अच्छे लॉयर भी बन जाओगे, ठीक है। तो वो कैसे आपने ढूंढना है, वो बड़ा इजी है, आपने उसके ऊपर जाना है, आपने उसके ऊपर जाना है जो है अ, अ, उसके ऊपर जाना है यूट्यूब के ऊपर, और यूट्यूब के ऊपर जाके आपने सिंपल जो है वो लिख देना है कि आप क्या ढूंढना चाहते हैं जी। आप लिखें जी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और आगे लिख दें बाबर नदीम, फर्ज करें बाबर नदीम लिख दें, ठीक है। ये देखें ये लेक्चर आ गए,
ये बाबर साहब के लेक्चर आ गए, ठीक है। अब इसमें आप देखें तो अगर आप कोई भी इसमें से खोलें, वो क्या कहते हैं, लेक्चर खोलें और फिर उसके बाद आगे जाएं तो प्लेलिस्ट में चले जाएं। प्लेलिस्ट में क्या होगा कि आपको सारे लेक्चर जो हैं एक फोल्डर की शक्ल में जो है वो आपको क्या होंगे, मिल जाएंगे। ये देखिए, आपने क्या करना है कि वो जो फोरम है, ये नीचे जुडिशियल एग्जाम प्रेपरेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे जो है वो प्ले लिस्ट आ जाएंगी, मल्टीपल प्ले लिस्ट, और ये सीपीसी की आ गई। अब आप सीपीसी को खोलें, ठीक है। अब आप सीपीसी को खोलें तो वो जो प्ले लिस्ट यानी जो फोल्डर होगा सीपीसी का, उसके अंदर सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं वो आ जाएंगे। देखिए, कोई लिंक की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल यूट्यूब के ऊपर लिखा है बाबर नदीम, और आगे जो है वो खुद ब खुद आपको जो है वो लेक्चर जो है वो मिलने जो है वो क्या हो गए हैं, वो शुरू हो गए। अच्छा, ये देखिए, ये लेक्चर है, इधर साइड पे देखें, ये अब लेक्चर्स आने शुरू हो गए हैं। लेक्चर 1 2 3 4 5, अब इनके टाइटल पढ़ते जाएं। मैं आपको बताता हूँ कहाँ से पढ़े। ये देखें, ये ऑर्डर नंबर, आप जरा देखें, लेक्चर नंबर जो है वो आप देखें कौन सा, 15 देखें। ये ऑर्डर 6 के बारे में है, ठीक है। ऑर्डर 6, 16, 17 और 18, 19, 20, 21, 21 और 22, 23, 24 और 25 और 26, 27 और 28, 28 लेक्चर तक जो है ना, ये सारे किसके बारे में है, ये ऑर्डर 6 से लेके ऑर्डर ऑर्डर 8 तक है। मैं अगर चाहता तो मैं आपको ये एक दिन में भी पढ़ा सकता था। मैं चाहता तो मैं ये लेक्चर जो थे ये आधे घंटे में भी क्लोज कर सकता था, जैसे स्टीरियोटाइप अकेडमीज करती हैं कि ऊपर से रीडिंग करवा दी। नहीं, आप इनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं आपको एक तरह से ना इमेजिनेशन में आपको कोर्ट में ले गया हूँ, और कोर्ट में ले जाने के बाद मैंने प्रैक्टिकली वो चीज़ें आपको जो है वो मैंने प्रैक्टिकली वो चीज़ें जो है वो आपको दिखाई हैं, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र भी आ रही होंगी, और वो प्रीवियसली आपने कोर्ट में जो है वो क्या की होंगी, वो आपने देखी भी होंगी। उसका आपको फायदा, बेटा बाहर कोई है, आपने वो प्रीवियसली जो है वो आपने देखी भी होंगी, तो आपको उसके ऊपर ग्रिप हो जाएगी, उस टॉपिक के ऊपर ग्रिप हो जाएगी। तो प्लीज प्लीज इसको इजी ना लें, इसको आप जो है वो आप इसको इजी ना लें, और इसको अगर आप कर लेंगे तो आपको इसका क्या होगा, फायदा होगा। आपको इसका जो है वो फायदा होगा। तो ये वो लेक्चर्स थे जो मैंने आपको बताया है कि आप कैसे ढूंढ सकते हैं मेरे ये लेक्चर, जो कि आज के जो लेक्चर है उसके साथ भी कनेक्टेड है। तो उसके लिए मैंने आपको वो बता दिया है। अच्छा, मजे की बात ये है, आप मेरे सीपीसी के लेक्चर पढ़ेंगे तो आपका हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर तैयार हो जाएगा, क्योंकि मैं वहां पे हर लेक्चर में हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर का हवाला देता हूँ। और वहां पे आप हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर पढ़ेंगे तो आपकी सीपीसी रिवाइज हो जाएगी, क्योंकि उसमें मैं फिर सीपीसी का जो है वो क्या करता हूँ, रेफरेंस देता हूँ। अच्छा, ये तो मैंने आपको लेक्चर्स का बता दिया। अब मैंने आपके लिए थोड़ा सा ना वो टाइप भी किया है। ये देखें, ये जो एक प्लेन के साथ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इंडेक्स फाइल है, उर्दू में उसको फ्रिस्त दस्तावेजात कहते हैं, इसकी कोई प्रोविजन नहीं है। उसके बाद प्लेंट है, प्लेंट में जो है वो अर्जी दावा है, ठीक है, और उसकी रेलिवेंट प्रोविजन ऑर्डर 6 और 7 है। फिर हुक्म इम्तनाई की जो एप्लीकेशन है वो ऑर्डर 39 के तहत आती है। जो बयान अल्फी है वो ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 के तहत आता है, ठीक है। उसके बाद फ्रिस्त दस्तावेजात पेश करदा, वो जो हमने एक फ्रिस्त देखी थी, वो ऑर्डर 13 रूल 1 के तहत आती है, और हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 1 चैप्टर 1 पार्ट जी पैरा 2 में भी उसका जिक्र है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स एज पर लिस्ट, फिर जो डॉक्यूमेंट फ्रिज पेश करदा में लिखे हैं वो साथ में उनकी कॉपी असल या फोटो कॉपी लगानी है। फिर लिस्ट ऑफ रिलायंस, ये ऑर्डर 14 और के तहत आती है, किसके लिए, प्लेंट के लिए, और ऑर्डर 8 रूल 1 के तहत आती है रिटर्न स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद
कॉपीज, फिर डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी लगानी है, जितने डिफेंडेंट्स हैं उनके इक्वल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये नई पुरानी बुकों में नहीं मिलेगा। ये आपने ना, हाँ ये भी इशू है कि सीपीसी का अपडेटेड जो एक्ट है वो आप खरीदें। वो चले मैं ना इस लेक्चर का इस वैसे तो हमारा गूगल ड्राइव है ना, देखिए मेरी बात सुनिए, अब मैं यही चीज़ तो चाहता हूँ कि आप लोग ना खुद जो है वो ये काम किया करें कि मसलन अब आपने अपडेटेड सीपीसी अभी रेयर है मार्केट में, अगर है भी तो उसके एंड पे जाके कहीं पे अमेंडमेंट लिखी है, बंदा वो पिछला ही पढ़ता रहता है, और यकीन जानिए समटाइम जज गलत ऑर्डर कर जाता है क्योंकि उसको समझ ही नहीं आती कि अमेंडमेंट कहाँ पे लिखी है, या बुक नहीं खरीदी होती है और अमेंडमेंट उसके अंदर जो है वो नहीं होती। तो उसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि आपने जो है वो जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप खोल लें। एक पंजाब के लिए है और एक जो है वो किसके लिए है, वो उसके लिए फेडरल के लिए है। तो आप उनको जो है ये देखें ज़रा, अभी आप ऊपर ये नोट करें ना, punjab.punjab.gov, ये वाला जो है इसको आप कहीं पे सेव कर लें इस लिंक को, इसको आपने खोलना है तो आगे वो आ जाएगा। अच्छा इसी तरह ये जो फेडरल लॉ है उसके लिए फिर आप इंग्लिश में भी उर्दू में भी वो लेक्चर जो है ढूंढ सकते हैं। आगे आप उसके अंदर जब लिखेंगे, मसलन जिक्र करेंगे किसका, सीपीसी का जिक्र करेंगे, तो वो आपके सामने जो है वो, अच्छा इसका भी कोड सेव कर लें, ये पाकिस्तान कोड है, वो पंजाब कोड था और ये पाकिस्तान कोड .gov.pk ये इसका नाम है। अब इसके अंदर आप सिंपल क्या करें, आप इसके अंदर लिख दें क्या है इसका 1908 है, इसका बस आप 1908 लिख दें, वो खुद ब खुद ही वो ये देखें ये उठा लाएगा, रजिस्ट्रेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, और ये आ गया सीपीसी आ गई, ठीक है। तो ये सीपीसी अब ये आपके सामने जो है वो खुल जाएगी, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको बजाय इसके कि मैं आपको उसका लिंक देता, मैंने आपको बताने की कोशिश की है कैसे आप एक अपडेटेड लॉ जो है वो ढूंढ सकते हैं। यही नहीं बच्चों, ये अभी खुल रही है, आपके पास गूगल ड्राइव का लिंक है, ठीक है, मेरा गूगल ड्राइव का लिंक है बच्चों, आप देखें, आप उसके ऊपर आप जाएं, एग्जाम फोल्डर है, कौन सा फोल्डर है, एग्जाम, वो खोलें। अब देखें इसमें दुआ करें मेरे एडमिन्स के लिए, उन्होंने इतनी मेहनत की है, ये सिविल जज एग्जाम खोलें। अब आप इसमें पेपर वाइज चलें, फर्ज करें कि सीपीसी जो है वो चौथे पेपर में है, ठीक है, इसको खोलें जरा। एक है बेसिक लॉ, एक है हेल्पिंग मटेरियल, पहले आप बेसिक लॉ में जाएं। अच्छा अब इसमें बेर एक्ट है, बेसिकली इंग्लिश में चाहिए या उर्दू में चाहिए, इंग्लिश में चले गए, ठीक है, इंग्लिश में चले गए तो ये देखें ये सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस आ गया, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर आ गए, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। अच्छा इसी तरह ठहरे मैं देखता हूँ वो सीपीसी कौन से पेपर में है, पेपर 1 में तो नहीं है, एक मिनट, बेसिक लॉ इंग्लिश में, बेसिक लॉ नहीं, यहाँ पे भी नहीं है सीपीसी, चले पेपर 2 में होगी, मैं एक मिनट देखता हूँ, ये देखें बेसिक लॉ इंग्लिश, ये देखें सीपीसी आ गई, खोले इसको, ये देखें सीपीसी की अमेंडमेंट्स और सीपीसी का अपडेटेड बेर एक्ट, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। यही नहीं है, अब आप वापस आए, पहले इंग्लिश खोला था, अब उर्दू खोले, देखिए वही सीपीसी आपको उर्दू में भी मिल जाएगी, अगर आप उर्दू में भी उसका अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप उर्दू में भी वो चाहते हैं तो वो आपको जो है वो इधर जो है वो क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है। नहीं वो मैंने आपको बताया है, अब वो कह रहा है उसको डाउनलोड करें, ये देखें ये आपके सामने आ भी गई है। तो मैंने आपको बताया कि हमारे गूगल ड्राइव के ऊपर भी चीज़ें पड़ी हैं और हमारे जो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट भी बता दी हैं, वहाँ से भी आप उसको जो है वो क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। लेक्चर लंबा होता जा रहा है लेकिन वो चीज़ें भी बतानी जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब हम वापस चलते हैं अपने लेक्चर के ऊपर, ठीक है। अच्छा उसके बाद टू सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, ये भी रिसेंट अमेंडमेंट है कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स ऊपर हैं उनके 2 सेट आपने अदालत के लिए लगाने हैं और उतने ही सेट किसके लिए लगाने हैं जितने डिफेंडेंट है। अब मैं सीपीसी के लेक्चर में ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स लगानी है, वो मैंने दिखाई भी थी आपको ना, फिरिस्त वारसान मैंने आपको दिखाई भी थी, फिरिस्त वारसान ना,
ये देखें, ये फिरिस्त वारसान ही है ना, फिरिस्त वारसान मिन जानब मुदई। अभी ये मुकम्मल नहीं है, यहाँ पे इनका एड्रेस भी लिखना था वारसान का, वरना वरना जब वो मुदई फौत हो जाएगा तो उसके वारसान को तलब कैसे किया जाएगा, उसका एड्रेस होना जो था वो ज़रूरी था। एनी हाउ ये मैंने आपको बताया कि अच्छा, फिर उसके बाद एड्रेस ऑफ प्लेंटिफ, हाँ फर्द पता। तो अब मैं, जब आप पढ़ेंगे ना मेरे सीपीसी के लेक्चर, तो मैंने बताया है फर्द पता क्यों लगाना ज़रूरी है, उसका उसका क्या अफेक्ट होता है, ठीक है। इसी तरह प्रोसेस फी अलबाना ये लगाना ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरह समन का ड्राफ्ट वो लगाना चाहिए। एक फॉर्म 14 है, ये भी जब आप सीपीसी के लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि फॉर्म 14 क्या है। पावर ऑफ अटॉर्नी, वकालतनामा, आगे उसकी रेलिवेंट प्रोविजंस भी लिखी हुई हैं किस, और ऑल अबाउट डॉक्यूमेंट आर बी टू देम बाय प्लेसिंग इन अ फाइल कवर, वो आपको फाइल कवर मैंने जो है वो दिखाया है। तो एनीहाउ ये भी मैंने आपको जो है वो बता दिया कि ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सीपीसी के लिंक भी आपको दे दिए। और यकीन जानिए ये सारा काम आप 2-3 घंटे में कर सकते हैं। आप उसको भी, बेरेक्ट को भी पढ़ सकते हैं, मेरे लेक्चर भी सुन सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये होगा, अगर साथ के साथ मेरे लेक्चर्स के नोट्स बनाते जाएंगे तो फिर आपके लिए वो पढ़ना जो है वो जो है वो बहुत जो है वो आसान हो जाएगा। अब मैं वापस आता हूँ अपना उसके ऊपर, और अब हम चलते हैं वो जो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं, हम उसके ऊपर चलते हैं और अब हम उसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये आ गया एग्जामिनेशन ऑफ प्लेंट, ठीक है। और बेसिकली ये सारी चीज़ें मैं आपको बताया हूँ, तो अब बस मैंने आपको रीडिंग करवानी है तो होता चला जाएगा। एग्जामिनेशन ऑन द प्रेजेंटेशन और रिसीट ऑफ प्लेंट, प्रेजेंटेशन और रिसीट ऑफ प्लेंट, रिसीट ऑफ प्लेंट क्या मतलब, जब प्लेंट आ जाएगी या जब एक प्लेंट प्रेजेंट की जाएगी, यानी ये दोनों को पाबंद कर रहा है। सीनियर सिविल जज साहब की कोर्ट हो, चाहे चाहे प्रिजाइडिंग ऑफिसर की कोर्ट हो, द कोर्ट शुड एग्जामिन इट विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू द फॉलोइंग पॉइंट। अब जज ने कौन कौन सी चीजें देखनी है, उस प्लेट में कौन कौन सी चीजें देखनी है जी। वेदर द प्लेट कंटेन द पार्टिकुलर स्पेसिफाइड इन ऑर्डर 7 रूल 1 and conform to the other rules of pleading in order 6 and 7 and rules made by high court rules and orders by high court। देखें अब ये क्या कह रहा है कि जब जो प्लेट है उसमें की वो सारी चीजें पूरी हैं जो ऑर्डर 7 रूल 1 कहता है। अब बच्चों जब आप मेरा वो सुनोगे सीपीसी का लेक्चर नंबर 15, 16, 17, 18, तो उसमें रूल 7, ऑर्डर 7, रूल 1 की मैंने बड़ी अच्छी तरह वजाहत की है, ठीक है। और चले मैं आपको इधर भी दिखा देता हूँ, देखें। अच्छा ये भी टिप सीखें कि डायरेक्ट एक प्रोविजन पे कैसे जाना है, बजाय इसके कि हम ढूंढते रहेंगे। देखें मैंने डायरेक्ट ऑर्डर 7 लिख के मैंने सर्च किया है, तो सॉरी ऑर्डर 7 लिखना था, ये आ गया, ये देखें ये प्लेट आ गया। पार्टिकुलर टू बी कंटेन इन प्लेन शेल कोड का नाम होगा, वही बिल्कुल ये उसकी बात कर रहा है। ये जो हमने देखा था ना, ये देखें ये हमने देखा था कि ये देखें कोर्ट का नाम होगा इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज साहब, इसमें वो नहीं आ रही साथ में। अच्छा जी, कोर्ट का नाम आ रहा होगा, फिर इन विच द सूट इज नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ। ये देखें ये मुदई का नाम है, नीचे उसका पता है, डिस्क्रिप्शन है, ये इसकी बात कर रहा है। तो ये जो बेसिकली प्लेट का स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे दिया हुआ है, वो ऑर्डर 7 रूल 1 में दिया है। अगर मैं ज्यादा डिटेल में चला जाऊंगा फिर तो चाहे ये 10 घंटे का लेक्चर हो जाए, क्योंकि ये तो मैं फिर वो सीपीसी वाले लेक्चर क्लियर करने शुरू कर दूंगा ना। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आप ऑर्डर 7 रूल 1 को पढ़ लें, एक दावे में वो सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और अगर उसकी डिटेल पढ़नी है, अगर समझ नहीं आती तो फिर आप जो है वो मेरे जो वो लेक्चर हैं उनको जो है वो आप क्या कर लें, कंसल्ट कर लें, ठीक है। अच्छा जी, ऑर्डर 7 रूल 1 की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। फिर एंड कंफर्म टू द अदर रूल्स ऑफ प्लीडिंग इन ऑर्डर 6 एंड 7, तो वो भी उस पर भी लेक्चर मौजूद है, उसका बेरेक्ट एंड रूल्स मेड बाय हाई कोर्ट देयर अंडर। अब हाई कोर्ट ने कौन से रूल्स बनाए हैं, तो देखें जैसे वो शुरू में एक परफार्मा लगता है, शुरू में जैसे एक परफार्मा लगता है, ये तो ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो देखना ये है कि क्या ये साथ लगाया गया है, ये परफार्मा साथ लगाया गया है, ठीक है। उसके बाद whether there is a prima facie and whether there is prima facie any
नॉन ज्वाइंडर और मिसज्वाइंडर ऑफ द पार्टीज और मिसज्वाइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन। अब देखें इसके ऊपर फिर मेरे लेक्चर है। जो मिसज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज है ये ऑर्डर 1 है, और जो मिसज्वाइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन है ये ऑर्डर 2 है। तो अब फिर उसी तरह आप जाएं उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर बेर एक्ट भी आप पढ़ेंगे, यूट्यूब के ऊपर जाएं, ठीक है, और वहां पे आप देखें वो जो हमने वो सीरीज देखी थी, ये इधर आप आए ना ऊपर जरा ऑर्डर 1 में आए। ऑर्डर 1 कहाँ से शुरू हो रहा है? ऑर्डर 1 ये देखें, ये ऑर्डर 1 रूल 9 एंड 10 ये बेसिकली उसी के बारे में है, मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर के बारे में है। तो आप इसको पढ़ें, आपको इसकी जो है वो ये ऑर्डर 7 और 7th लेक्चर देखें। ऑर्डर 1 रूल 10 से 13 ये है हिस्टोरिकली मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर के बारे में है। भाई आप जाओ उधर, मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर के बारे में है, ठीक है। फिर उसके बाद आप आए ऑर्डर 2 और ये आ गया ऑर्डर 2 रूल 38। ये मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन के बारे में है। तो अभी अगर मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो वो चीजें सारी जो है वो गड़बड़ हो जाएंगी। तो आप वो लेक्चर पढ़ेंगे आपको उसकी समझ आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जब आप हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर पढ़ेंगे तो सीपीसी को भी साथ लेके चलें, और जब आप सीपीसी को पढ़ेंगे तो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर को भी लेके चलें। तो दोनों को आप एक साथ जो है वो तैयार करें, ठीक है। लेकिन जो चीज हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर में आएगी वो इम्पोर्टेंट होगी। यानी आप समटाइम आप पूछते हैं ना सर गैस बता दें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दें, तो उसका यही पेट यही है कि हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर उन इंपॉर्टेंट चीजों की बात करता है जो पेपर में जो कोर्ट में बार बार इस्तेमाल होती हैं, और उसी में से जो है वो क्या जिसमें से एग्जाम आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है अभी मैं इसमें नहीं जा रहा कि कैसे देख वो यानी मिस ज्वाइंडर नॉन ज्वाइंडर क्या होता है, वो आप लेक्चर देखेंगे या आगे डिटेल आएगी तो फिर मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, फिर whether any of the party to the suits are minors and if so whether they are properly presented as laid down in chapter 1 MD of this volume, ठीक है। अब अगर एक माइनर आ जाए, कोई पार्टी माइनर हो, तो उसके लिए फिर देखना ये है कि उनको प्रॉपरली प्रेजेंट किया गया है, जैसा कि 1 MD ऑफ दिस चैप्टर है। इंशाल्लाह जब वो आएगा तो हम उसको पढ़ेंगे। वो ये है कि एक माइनर कैसे दावा कर सकता है और एक माइनर के अगेंस्ट कैसे दावा किया जा सकता है। अब आप गौर करें, ये कौन सा बड़ा वो है सीपीसी का ऑर्डर 32 है, ठीक है। कि अगर वो माइनर प्लेंटिफ है तो थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड, और अगर वो माइनर डिफेंडेंट है तो फिर गार्डियन एंड लिटम। बच्चों वेरी केयरफुल, इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट आई हैं, तो आपने ऑर्डर 32 को विद अमेंडमेंट्स पढ़ना है। एंड सॉरी टू से जो आप हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर पढ़ रहे हैं, ये भी जो अब अमेंडमेंट आई हैं उनके मुताबिक ये अपडेटेड नहीं है हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर, ठीक है। यानी इनमें अमेंडमेंट्स अभी नहीं की गई, तो हमने लास्टली यही पढ़ना है। लेकिन जब आप सीपीसी के साथ मिला के पढ़ेंगे ना, अमेंडमेंट्स को भी पढ़ेंगे, तो आपको खुद ही फील होगा कि ये हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर में चेंजिंग क्यों नहीं की गई। एनी हाउ, अब आगे चलते हैं। फिर उसके बाद जज ने क्या चीज देखनी है, वेदर द प्रिंट इज ड्यूली साइंड एंड वेरीफाइड। वो मैंने आपको दिखाया था एंड पे, सिग्नेचर और वेरिफिकेशन जो है वो प्लेंट में जो है वो कोड ने जो है वो देखना है। ये एंड पे ये यहाँ पे कि साइन है और नीचे ये तस्दीक है, ये जज साहब ने देखना है, ठीक है। उसके बाद ये है वेदर द सूट इज विद इन जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट और मस्ट बी रिटर्न फॉर प्रेजेंटेशन टू प्रॉपर कोर्ट। अब जज साहब ने ये देखना है कि क्या ये दावा कोर्ट की जुरिडिक्शन में आता है, ठीक है, या फिर इसको वापस जाना चाहिए प्रॉपर कोर्ट के लिए। तो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन इंशाल्लाह इस पर मैं आपको ऑर्डर भी लिखवाऊंगा। अब देखें ना, अब इसके ऊपर मैंने इतना कंप्रीहेंसिव ऑर्डर दिया हुआ है ऑर्डर 7 रूल 10 के ऊपर। तो अब आप जाएं इधर, तो इधर देखें ऑर्डर 7 रूल 10 जैसे आपने कहाँ लिखा है, मैंने विद स्पेसिमेंस विद अपने ऑर्डर्स, यानी वो कोर्ट प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी उसके अंदर जो है वो बताए हैं। ये देखें लेक्चर नंबर 22 है ऑर्डर 7 रूल 10। तो आप इसको पढ़ेंगे आपको पता चलेगा
कौन हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर की क्या प्रोविजन है, फिर कौन से रजिस्टर में एंट्री होती है। इवन आप इसको खोलेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि जज साहब ने अपना जो है वो जज साहब ने अपना जो है वो ऑर्डर भी उसके अंदर बताया है कि जो है वो इस तरह से ऑर्डर लिखा जाता है। ये देखें इसी लेक्चर के जब आप एंड पे जाएंगे, आखिरी मिनट में जाएंगे, तो इसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि जो है वो किस तरह से एक रिटर्न का ऑर्डर लिखा जाता है। अब ये पेपर में बड़ा आ सकता है आपको प्लेंट रिटर्न करने का ऑर्डर लिखें, तो ये वो कोर्ट प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें भी हम जो देख रहे हैं। अब अगर हम इसको पढ़ लेंगे तो वो जो लॉ हमने ऑर्डर 1 उसके ऊपर पढ़ा होगा वो सारा उसके ऊपर अप्लाई भी हो जाएगा। तो आज का लेक्चर ज़्यादा इस तरफ जा रहा है कि भाई सीपीसी को विद प्रैक्टिकल अप्रोच जो मैंने यूट्यूब के ऊपर पढ़ाया है, अगर आप वो कर लो तो आपके हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर जो हैं वो इजीली जो है वो क्या हो जाएंगे, वो तैयार हो जाएंगे। तो इस लेक्चर के एंड पे मैंने एक कोर्ट ऑर्डर भी लिख के तो वो बताया है, तो उससे आपको बड़ा फायदा होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद whether the plaintiff is liable to be rejected for any reason to be given in order 7 rule 11। जज ने ये भी देखना है कि या क्या जो ऑर्डर 7 रूल 11 है उसकी जो 4 ग्राउंड है कि अगर कोर्ट फी नहीं लगी या कम है तो उसको एक मौका दो, नहीं तो उसकी प्लेंट रिजेक्ट कर दो, क्या वो उसमें आती है या नहीं आती, क्या वो बार्ड बाय लॉ है या नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी कोर्ट ने जो है वो क्या करनी है, वो जब प्लेंट पेश हुई है उस वक्त देखनी है, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये whether the document attached to the plaint are accompanied by list in prescribed form and are in order। ये prescribed form कौन सी है, ये वाली, ये प्रीस्क्राइब फॉर्म है ना कि फ्रिज पेश करदा ऑर्डर 13 रूल 1 की, ये या इसको कह लें फ्रिज पेश कर दस्तावेजात पेश करदा मुनसरा, बेसिकली ये है। तो ये वाली जो फरिस्त है क्या ये लगी है और इसमें क्या सारे दस्तावेजात का अंदराज है, ये इसकी बात कर रहा है कि whether the document attached to the print are accompanied by list in prescribed form or in order, whether the plaintiff has filed a proceeding containing his address for service during the litigation as required by order 7 rule 19। अब ये बात कर रहा है उसकी फर्द पता की, किसकी बात कर रहा है, पता की। तो ये मैंने इसके ऊपर डिटेल लेक्चर दिया है। वैसे तो बड़ी अजीब सी बात लगती है कि अगर एक पार्टी अपना ही एड्रेस नहीं देगी तो उसका दावा खारिज हो जाएगा, तो ये इतना क्यों ज़रूरी है। इसका ज़रूरी ये है कि जब कोई दूसरी पार्टी ऊपर अपील रिवीजन करे तो नीचे वाली पार्टी ये ना कह सके कि मेरा एड्रेस चेंज हो गया था, तो वो फर्द पता फिर उसके ही खिलाफ इस्तेमाल होगी ऊपर वाले फोरम पे। और अगर उसका पता चेंज हो गया तो उसकी जिम्मेदारी थी कि वो कोर्ट में जदीद फर्द पता दाखिल करता, ठीक है। अच्छा जी, आगे उसके बाद है whether the plaint is accompanied by a statement giving the name and address of the legal representative and of the person who is in event of death of plaintiff shall intimate such fact to the court। अब ये किसकी बात कर रहा है, ये फ्रिस्त वारसान की बात करता है। वो भी मैंने आपको जो है वो दिखाई है फ्रिस्त वारसान, ये देखें ये फ्रिस्त वारसान है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद whether the plaint is accompanied by as many copies on plain paper of plaint as there are defendant plus 2 extra copies and draft forms of summon and fee for the service of तलबाने की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या उसने सारे वो लगाए हैं, नंबर ऑफ डिफेंडेंट्स के बराबर उसने डॉक्यूमेंट्स के सेट्स लगाए हैं, 2 एक्स्ट्रा कॉपीज उसने लगाई हैं। ये सारा काम अब किसने देखना है, ये जज साहब ने देखना है। फिर ये पेपर में आपको आ सकता है बच्चों कि व्हाट विल बी द ड्यूटी ऑफ अ जज, तो क्योंकि आप जज का पेपर देने जा रहे हो ना, ठीक है। हाउ अ कोर्ट या व्हाट फैक्ट्स विल बी एग्जामिन्ड बाय अ कोर्ट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट, तो वो आपको दो अल्फाज में लिखना होगा। वेदर द सूट इज नॉट बार्ड बाय टाइम एंड इफ प्रेमा फेसी इट इज सो बार्ड वेदर प्लेंट शोज द ग्राउंड ऑन विच एग्जाम्पशन इज क्लेम्ड, ठीक है। देखिए आपने देखा होगा ना वो जो सेक्शन 5 है लिमिटेशन एक्ट का, उसमें सूट का वर्ड नहीं है, यानी वो कंडोनेशन ऑफ डिले का जो प्रोविजन है वो सिर्फ एप्लीकेशंस पे अप्लाई होती है। उसकी रीज़न ये है
कि जो सूट होता है उसके लिए ऑर्डर 7 रूल 6 दिया गया है। आप यहाँ पे कंडोनेशन की ग्राउंड्स वगैरह जो है वो ले सकते हैं। जब आप इस पे मेरा लेक्चर पढ़ेंगे फिर आपको बड़ी चीज़ें इसमें पढ़ेंगी। तो कोर्ट ने देखना है क्या दावा टाइम बार्ड नहीं है, अगर वो टाइम बार्ड है तो क्या उसने ग्राउंड्स लिए हैं उसको वो करवाने के लिए, एग्जेम्प्ट करवाने के लिए, लिमिटेशन को कंडोन करवाने के लिए। फिर वेदर द प्लेंट इज whether the plaint is a plaint is accompanied by as many registered envelope acknowledgement due। अब वो रजिस्ट्री लिफाफा भी साल लगाना होता है। अब तो पंजाब में दोबारा प्रैक्टिस शुरू होगी है, पहले वो कला नहीं लगाते थे। एज द नंबर ऑफ डिफेंडेंट्स फॉर सिमुलटेनियस सर्विस ऑफ द समन थ्रू पोस्ट, ठीक है कि क्या उसने रजिस्ट्री लिफाफा साल लगाया है या नहीं लगाया ताकि दूसरे की सर्विस हो सके। फिर उसने देखना द प्रीमियम ऑफ द कोर्ट विद रिगार्ड टू द प्लीडिंग विच टर्म इंक्लूड द प्लेंट एंड इंटरेस्टमेंट ऑफ पार्टी शुड बी केयरफुली स्टडीड, ठीक है। यानी ये अब उसकी बात कर रहा है सीपीसी की मुख्तलिफ प्रोविजन की। द प्रिंसिपल रूल्स ऑफ प्लीडिंग में बी ब्रीफली स्टेटेड एज फॉलो। अच्छा, अब ये अगला शुरू हो गया है रूल 2। तो अच्छा, ये भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। वैसे मैंने इसके ऊपर आपको बता दिया है कि आप मेरे वो लेक्चर 15, 16, 17 पढ़ाएं तो आपका ये जो है ये खुद ब खुद ही जो है वो कवर हो जाएगा। एनी हाउ इसको जो है वो हम लोग जो है वो अगले लेक्चर में देख लेते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप लोगों का इतना स्टेमिना नहीं है कि आप लोग जो है वो एक लेंथी लेक्चर सुन सकें। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।